सुजाता देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। 2 बहुएं रेखा और उमा अमीर घर से आई थीं, जबकि सबसे छोटी बहू कोमल गरीब घर की थी। इसीलिए सुजाता देवी अपनी दोनों बहू रेखा और उमा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती थी, पर अपनी छोटी बहू कोमल को वो कुछ नहीं समझती थी। इसीलिए रेखा और उमा भी अपनी देवरानी कोमल की हर समय इंसल्ट ही करती रहती थी। माँ जी देखिए ना, कोमल तो बिल्कुल गरीबों वाली हरकतें करती है। दाल में घी ऐसे डाला है मानो उबली हुई दाल ही हो बिना तड़के की। और रोटी तो देखिए माँ जी, रोटी में घी भी नहीं लगाया, सूखी रोटी आगे रख दी। कोमल इधर आ, मैं तुझे अभी बताती हूँ। अरे तू गरीब घर से आई है तो तू हमें भी गरीब समझने लगी है क्या? जब घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है तो तू इतनी कंजूसी क्यों करती है? हाँ, आज तूने खाने में देसी घी क्यों नहीं डाला? माँ जी देसी घी खत्म हो गया है, जो था वो मैंने यूज कर लिया। माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो देसी घी आया था, इतनी जल्दी इसने खत्म भी कर दिया। कहीं ये देसी घी खुद तो नहीं खा जाती, क्योंकि इसने मायके में तो कभी देसी घी खाया ही नहीं होगा। नहीं माँ जी, घी तो रखा था, पर कल रेखा भाभी और उमा भाभी ने मुझे पिन्नियां बनाने के लिए बोला था, तो सारा घी पिन्नियां बनाने में ही लग गया। अरे अब तू मेरी बहुओं के खाने पर भी नजर लगाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? अरे तू गरीब घर की है, इसीलिए तू ऐसी हरकतें करती है। चल जा यहाँ से। रेखा बहू, लाला को फोन कर दे, नौकर के हाथ 5 किलो देसी घी भिजवा देंगे। कोमल रोती हुई रसोई में चली जाती है। उससे अक्सर ही ऐसे अपमान सहने पड़ते थे। नया साल आने वाला था। घर में नए साल की पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा दोनों ने ही अपने मायके वालों को नए साल की पार्टी के लिए इनवाइट किया हुआ था। बस कोमल के ही मायके वाले रह गए थे। माँ जी हमने अपने अपने घर में तो सबको बोल दिया है नए साल पर आने के लिए, पर कोमल के घर वालों को बोलना भी रह गया है। कैसे करना है फिर? अरे छोड़ो ना, उन भिखारियों को बुलाने की क्या जरूरत है। पार्टी में तुम दोनों के घर से सब लोग आ जाएंगे। अब तुम्हारे मायके वालों में और कोमल के मायके वालों में बहुत फर्क है। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं तो कहती हूँ इसके मायके वालों को बुला ही लेते हैं। सबके सामने उनका ऐसा अपमान करेंगे कि ये हमेशा याद रखेंगी। कान इधर लाइए, मैं आप सबको समझाती हूँ। रेखा और उमा अपनी सास के साथ मिलकर कोमल के मायके वालों को अपमानित करने की योजना बनाती हैं। बहू, घर में नए साल की पार्टी है, रेखा और उमा के मायके वाले भी आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने मायके वालों को न्योता दे दो। इस बार नया साल हम सब मिलकर मनाएंगे। जी माँ जी, मैं फोन कर देती हूँ। अब आएगा मजा, आने दो इसके मायके वालों को। कोमल को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे उसकी सास और जेठानियां उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है। 31 दिसंबर का दिन आ जाता है। कोमल के ससुराल में पार्टी की तैयारी चल रही थी। रेखा और उमा के मायके वाले आने शुरू हो गए थे। रेखा और उमा ने रसोई में घुसकर तक नहीं देखा, वो तो अपने मायके वालों के साथ ही बातों में लगी हुई थी। कोमल बहू, मेहमानों को पकवान परोस दिए ना? अच्छे से घी मिर्च मसाले बढ़िया डाले हैं ना? कोई कंजूसी मत करना। मेहमान खुश होकर जाने चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भाई बहन सब कहाँ रह गए? बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। वो लोग भी समय पर आ जाते तो पार्टी का मजा ले लेते। जी माँ जी, मैंने सबको खाना परोस दिया है और वो मम्मी से मेरी बात हुई थी, बस पहुंचने वाले हैं। तभी कोमल के मम्मी पापा और भाई बहन आ जाते हैं। नमस्ते जी नमस्ते, आओ आओ, बड़ी देर कर दी आप सबने आने में। आज 31 दिसंबर की वजह से बहुत भीड़ थी, ऑटो भी नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से ऑटो मिला तो हम पहुंचे हैं। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वो रेखा बहू और उमा बहू के घर वाले गाड़ी से आए हैं ना, तो मुझे आप लोगों का ध्यान ही नहीं रहा कि आप लोगों के पास तो गाड़ी ही नहीं है, और आप लोगों की तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि गाड़ी खरीद सको। खैर छोड़ो, आओ आप सबको रेखा बहू और उमा बहू के घर वालों से मिलवाती हूँ। समधन जी, ये कुछ मिठाई लाए थे नए साल के आने की खुशी में। रख दीजिए। वैसे हमारे घर तो वो बड़ी दुकान है ना जो बाजार में है, वहीं से शुद्ध घी की मिठाई आती है। देखते हैं, अगर हमने नहीं खाई तो घर के नौकरों को दे देंगे, उनका भी तो नया साल है। कोमल सब सुन और समझ रही थी। वो अब तक ये जान चुकी थी कि उसके मायके वालों का बहुत अपमान हो रहा है, पर वो उस समय चुप रही।
कोमल के जेठ जेठानी अपने अपने घर वालों की आवभगत में व्यस्त हो गए। सूरज ये सब देख रहा था। कोमल, अपने मम्मी पापा के लिए भी प्लेट लगा दो, सब लोग खाना खा रहे हैं। तुषार, ज्योति, चलो तुम लोग भी खाना खा लो, चलो। जी हाँ, बस मैं लगा ही रही हूँ। मम्मी पापा, तुषार, ज्योति, आओ बैठो, मैं आप सबको भी खाना परोस देती हूँ। कोमल जैसे ही खाना लेने रसोई में जाती है, वो देखती है सारे बर्तन खाली थे, उसमें खाना था ही नहीं। कोमल घबरा जाती है। अरे, बर्तनों में तो खाना ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारा खाना बनाया था। क्या हुआ कोमल, तुम परेशान क्यों? अपने घर वालों के लिए खाना लगाओ। अच्छा नहीं लगता वो सब ऐसे ही बैठे हुए हैं। क्या खाना लगाऊं? खाना तो बचा ही नहीं है। मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे, बल्कि ज्यादा ही बनाए थे। रसोई में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा नहीं लगता सबसे इस बारे में पूछना। रुको, मैं कुछ करती हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुमने ज्यादा खाना बनाया था तो आखिर खाना खत्म कैसे हो गया? मैं अभी माँ और भाभीियों से ये बात पूछता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता, सब मेहमानों के बीच में बैठे हैं। कोई नहीं, मैं सबके लिए कुछ और बना देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी। रुको, मैं बाजार से कुछ ऑर्डर करता हूँ। तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बना पाओगी? नहीं नहीं, बाजार का मंगवाओगे तो सबको पता चल जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ बना लेती हूँ। कोमल के मायके वाले बहुत देर तक बैठे रहे। कोमल सूरज को कुछ मंगवाने के लिए भी मना कर रही थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा वगैरह को तो ये बात पता थी कि कोमल ने सारा खाना घर पर ही बनाया है। कोमल अपने मम्मी पापा का सम्मान रखने के लिए जल्दी जल्दी पूड़ियां और साथ में आलू की सब्जी बनाने लगी। तभी उसकी सास और दोनों जेठानी रसोई में आ गई। अरे कोमल, तुम ये पूड़ियां क्यों तल रही हो? इतना सारा खाना तो बचा हुआ है। अरे भाभी, आप समझते क्यों नहीं हो? कोमल अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों को गरम गरम खाना खिलाना चाहती है। इसने हमारे घर वालों को तो ठंडा खाना खिला दिया, अब अपने घर वालों को बढ़िया पकवान खिलाना चाहती है। इसके घर वालों ने कभी ऐसा बढ़िया खाना खाया नहीं होगा ना, तभी ये ऐसा कर रही है। जब इतना खाना पड़ा था तो ये सब बनाने की क्या जरूरत थी बहू? ये देखो कितना सारा खाना बचा हुआ है। ये थोड़ी है कि हम अच्छे खासे पैसे वाले हैं तो खाने की बर्बादी करें। माँ जी, थोड़ी देर पहले तक ये खाना नहीं था। रसोई में सारे बर्तन खाली थे। मुझे नहीं पता था कि भाभीियों ने सारा खाना कमरे में रखा हुआ है। मुझे सब समझ आ गया है माँ जी। मैं चाहे जितना मर्जी आप लोगों के लिए कर लूं, पर आप लोग जानबूझकर मुझे अपमानित करना हमेशा से ही चाहते हो। कमरे में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं। अब मेरा मन नहीं है कि मैं इस घर में रुकूं। मैं उन लोगों के साथ अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मेरा अपना है ही नहीं। सूरज जी, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जहाँ इज्जत नहीं हो वहां से चले जाना ही अच्छा है। रुको कोमल, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। मैं भी कब से अपने आप को रोक कर बैठा था। अरे सूरज, ऐसा नहीं कहते। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कोमल, गुस्सा थूक दो। और माँ, आप सब भी नए साल के दिन इस तरह की हरकतें करके घर में क्यों सबका मूड खराब कर रहे हो? कोमल, शांत हो जाओ। अभी मेहमान चले जाएंगे, उसके बाद हम कल बात करेंगे। कोमल की सास और जेठानियां यही सोच रही थी कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज और कोमल ने अलग रहने का फैसला कर लिया और कुछ ही दिनों बाद वे दोनों अलग रहने चले गए। कोमल की सास और जेठानियों को बाद में खुद पर पछतावा होने लगा, क्योंकि कोमल के रहते उन्हें कोई काम ही नहीं करना पड़ता था। पर कोमल के जाने के बाद उनके सिर पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने कोमल जैसी अच्छे स्वभाव वाली बहू का साथ खो दिया। कोमल अपने पति सूरज के साथ अपने छोटे से घर में सुकून से नए साल में नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लगता है माँ जी आ गई। आज तो उनसे पूछ ही लूंगी। ये सोचकर कविता ने फौरन चाय का कप उठाया और अपनी सास ललिता के पास जाकर बोली, माँ जी चाय। अरे, तो मेरे सिर पर रखेगी क्या? किसी बात का सहूर नहीं है। अब खड़ी क्या है? माँ जी, वो मैं बाजार जाना चाह रही थी। क्यों? अब क्या कमी पड़ गई? जी, वो सचिन भैया की शादी के लिए कपड़े खरीदने थे, तो मैं सोच रही थी कि खुद जाकर अपने लिए। तू ना जरा सोचना समझना कम कर दे। किसके लिए क्या खरीदना है ये मैं देख लूंगी, समझी? अब जल्दी जाकर पकौड़े तल। सरिता और दामाद जी बस पहुंचने ही वाले हैं। सरिता ललिता की बेटी थी, जो अपने पति और बच्चों के साथ मायके आ रही थी, क्योंकि ठीक एक हफ्ते बाद
ललिता के छोटे बेटे सचिन की शादी थी, जो एक कंप्यूटर इंजीनियर था, और इसी शादी में शामिल होने के लिए सरिता अपने परिवार के साथ आ रही थी। और सुना सरिता, ससुराल में सब ठीक? हाँ माँ, सब बढ़िया है। आप अपने हालचाल सुनाओ। बस बेटा, अभी तो दिन काट रही हूँ। बस एक बार मेरे सचिन की दुल्हन घर आ जाए तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा, तू देखना। लेकिन माँ, सचिन तो बता रहा था कि वो और आद्या शादी के बाद यहाँ नहीं रहेंगे। अब आपको नहीं बताया क्या? आद्या के पापा का एक फ्लैट है, तो शायद वो लोग वहीं पर हैं। सच में? अरे वाह वाह वाह, मेरे सचिन के तो भाग ही खुल गए। साक्षात लक्ष्मी लेकर आ रहा है। और वैसे भी इस पुराने घर में रखा ही क्या है, अच्छा है नए फ्लैट में आराम से रहेंगे। तो क्या तुम भी उनके साथ जाकर रहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं रहूंगी, यहाँ मेरा कौन है। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? विपिन भैया और कविता भाभी भी तो हैं, और अब तक तो। अरे हाँ, उनकी बात तो तू रहने ही दे। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अपने सचिन के साथ ही रहूंगी। ललिता ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरिता और ललिता की सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वो चुपचाप चाय रखकर वहां से चली गई। दरअसल कविता मायके से ज्यादा अमीर नहीं थी, और विपिन ने ललिता की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी। इसीलिए लाख कोशिशें करने के बाद भी कविता ललिता के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। दूसरी तरफ उसकी होने वाली देवरानी आद्या शादी से पहले ही ललिता की चहेती बन चुकी थी। अरे अरे, पांव क्यों छू रही हो बेटा, मैं नए जमाने की सास हूँ। तो मेरे साथ ना तुम वो किया करो, वो गाल से गाल लगाकर, जैसे तुम अपनी माँ के साथ कर रही थी उस दिन। सॉरी आंटी, गाल पर किस करके तो मैं सिर्फ अपनी मॉम से ही मिलती हूँ। बाकी ये पैर वैर छूना तो वाकई बहुत अजीब है। तो मैं ना आपको हाय बोला करूंगी अब से। हाँ हाँ, वो भी बढ़िया है। वैसे बेटा, वो अपना फ्लैट कहाँ पर है? मैं एक बार देखना चाह रही थी। आपको फ्लैट के बारे में किसने बताया? सचिन ने सरिता को बताया था, तो उसी ने मुझे बताया। मैं सोच रही थी एक बार जाकर देख लो बेटा। मेरे कमरे में एसी जरूर लगवा देना। वो क्या है ना। सचिन, तुम कुछ बोलोगे? हाँ बेबी। माँ, अभी नए फ्लैट में सिर्फ मैं और आराध्या रहेंगे। हम दोनों जॉब करेंगे, तो आप वहां अकेली बोर हो जाएंगी, तो आप यहीं रहो आराम से भैया भाभी के साथ। हैं? लेकिन बेटा मैं तो। ललिता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही सचिन और आद्या वहां पर चले गए। लेकिन कमाल की बात यह थी कि अपनी बड़ी बहू कविता में हमेशा नुस्ख निकालने वाली ललिता को अब भी अपने छोटे बेटे और बहू से कोई शिकायत नहीं थी। कुछ ही दिनों में सचिन और आद्या की शादी हो गई, और वो शादी के अगले दिन ही अपने नए फ्लैट में रहने चले गए। अब ललिता को किसी भी तरह अपनी छोटी बहू को खुश करना था, ताकि वो भी उनके साथ नए और आलीशान फ्लैट में रह सके। नहीं नहीं, तू बस कल तक और रुक जा सरिता। सारे फंक्शंस तो हो चुके हैं माँ, अब किस लिए रुकना है? अरे मैंने सचिन और आद्या के लिए दावत रखी है कल। है? शादी के हर फंक्शन में तो दावत हुई थी, तो फिर अब ये कैसी दावत है? ओहो, तू समझती नहीं है। आद्या बड़े घर से आई है, तो उसका स्वागत जरा अच्छे से होना चाहिए ना। बस इसी के लिए मैंने उसके पूरे परिवार को दावत पर बुलाया है। और इस दावत की सारी जिम्मेदारी होगी कविता भाभी पर, है ना? हाँ, तो और कौन करेगा सब। अब तू वो सब छोड़ और मेरी बात सुन। मैं सोच रही हूँ कि कल दावत पर आद्या की मुंह दिखाई भी कर दूं। ये देख, ये सोने के कंगन ठीक रहेंगे ना उसके लिए? अब माँ, ये ठीक नहीं है। तुमने कविता भाभी को तो कुछ भी नहीं दिया था, फिर आद्या के लिए ये सब करोगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? बुरा लगता है तो लगता रहे। वो क्या लेकर आई थी जो मैं उसे खुश देती? आद्या तो कितना कुछ लेकर आई है। अरे अगर उसे खुश रखूंगी तभी तो भविष्य में वो नया फ्लैट सचिन के नाम होगा। ललिता के इरादे साफ थे। उसे हर हाल में अपनी छोटी बहू आद्या को खुश करना था, और इसके लिए उसने कविता को सारे इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए थे। खाने में कम से कम 3 सब्जियां, 1 दाल, रायता और पुलाव होना चाहिए। पूरियां और रोटियां गरम ही बनेंगी सबके लिए, और मीठे में खीर और हलवा दोनों होने चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर जरा ये घर की शक्ल भी सुधार देना। वो सब तुम्हारे घर वालों के जैसे नहीं कि कहीं भी बिठा दो। एक बात और, कल आद्या की मुंह दिखाई भी होगी तो जरा उसके लिए कुछ अच्छा सा मंगवा लेना विपिन से कहकर। जेठानी जैसी लगती तो नहीं हो, पर क्या करे, सबके सामने खड़ा तो करना ही पड़ेगा। ये सब कहकर ललिता अपने कमरे में चली गई, और कविता अपनी गीली आंखें पोंछकर अगले दिन होने वाली दावत की तैयारियों में लग गई। और फिर अगले दिन। अरे सचिन, तू अकेला क्यों आया है? आद्या कहाँ है? वो अपने घर वालों के साथ आ रही है माँ। अच्छा अच्छा। सुन, तूने अपने ससुर जी से बात की क्या? माँ बस भी करो, उन्होंने अपना फ्लैट हमें रहने के लिए दिया है। वो कम है क्या? अरे पर उन्हें कोई कमी है क्या?
और उनका तो कोई बेटा भी नहीं है तो। ओफो माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सचिन गुस्से में वहां से चला गया और ललिता उससे बात करने के लिए उसके पीछे गई, लेकिन तभी उसका पांव अचानक से फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। ठीक उसी वक्त आध्या और उसके घर वाले वहां आ गए और फिर हाय मेरी कमर। आध्या बेटा, मुझे उठा तो जरा। अब सॉरी आंटी, मैं झुक नहीं सकती, मेरा गाउन खराब हो जाएगा, आप खुद से उठ जाइए ना। ये कहकर आध्या आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई और ललिता अपना सा मुंह लिए वहीं पड़ी रही। तभी कविता वहां आई और ललिता को सहारा देते हुए बोली, चलिए माँ जी, मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए। कविता ने ललिता को ले जाकर सोफे पर बिठाया, उसे पानी पिलाया और तभी आध्या ने सचिन की तरफ देखकर गुस्से में कहा, सचिन व्हाट इज दिस? मैं और मेरी फैमिली के लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी ने हमसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। अब आंटी को चोट भी लग गई है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ अच्छे से हो पाएगा। ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, कम से कम मुझे इस तरह एम्बैरेस तो नहीं होना पड़ेगा। जैसा तुम कहो बेबी। माँ, आप जल्दी से आध्या की मुंह दिखाई कर दो, फिर हम चलते हैं। हाँ सरिता, जरा मेरे कमरे से वो कंगन तो ले आना। सरिता फौरन कंगन उठाकर ले आई। मुझे कहीं नहीं जाना, हमेशा तेरे पास ही रहना है और आज तुझे कुछ देना भी है। ये कहकर ललिता ने वो सोने के कंगन कविता के हाथों में पहना दिए। ये देखकर सचिन ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या कर रही हो? मुंह दिखाई तो आध्या की है ना? हाँ, और उसका असली चेहरा मैंने अभी देख भी लिया, इसीलिए इन कंगनों पर और मेरे आशीर्वाद पर जिसका असली हक है उसे ही दे रही हूँ। उसकी आंखों से बहते आंसू बता रहे थे कि वो कितनी शर्मिंदा है। उसने पलटकर एक बार भी आध्या की तरफ नहीं देखा और कविता के साथ वहां से चली गई। उस दिन भले ही ललिता के घर दावत नहीं हुई, लेकिन जो सही था वो हो चुका था।